हेलो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम HTML, CSS और jQuery को यूज़ करते हुए मल्टी स्टेप फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको फॉर्म पे एक शॉर्ट सा डेमो दे देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट टाइम में जब हम फॉर्म में आएंगे तो वो इस तरीके से हमारे पास इन्वायरमेंट डिस्प्ले हो रहा होगा। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव क्लास 1 से हट के 2 पे आ जाएगा और यहाँ पर सेकंड स्टेप का HTML आ रहा होगा। जैसे हम दोबारा नेक्स्ट करेंगे तो ये जो भी इस थर्ड स्टेप में चल जाएगा और उसकी HTML यहाँ पर आ रही होगी। इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे HTML, CSS और jQuery में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई थोड़ी सी भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस टाइप का HTML क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम फॉर्म का HTML इसके आगे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। ये HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर है और यहाँ पर मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ मल्टीपल स्टेप फॉर्म। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल स्टेप फॉर्म है इस वजह से मैंने टाइटल इसका इधर रख दिया। अब हम आ जाएंगे बॉडी टैग के अंदर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम एक मेन रैपर बनाएंगे जिसके अंदर हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेन रैपर हम बना लेंगे, उसके बाद हम एक फॉर्म का टैग यूज करेंगे। ठीक है, अब जो भी काम होगा इस फॉर्म के अंदर होगा। तो सबसे पहले हमें स्टेप बनाना है, तो यहाँ पर हम एक रैपर लेंगे स्टेप के लिए जो स्टेप बना हुआ। तो यहाँ पर हम इसके डिफ का क्लास रख देते हैं स्टेप रैपर। ठीक है, अब रैपर क्रिएट करना है नंबर 1। हमें यहाँ पर हम जो यहाँ पर जो स्टेप क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो UL का टैग यूज़ कर रहा हूँ अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम तीन तीन स्टेप है तो हम इसके अंदर 3 LI ले लेंगे। ठीक है, सेम LI को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 दफ़ा। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर जो हमें 1 2 स्टेप दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ एक स्पेन टैग के अंदर। ठीक है, यहाँ मैंने 1 कर दिया और इसके अंदर जो भी जो टैग्स लिखना है, पहले वाला क्या था, पहले वाले में टैक्स लिखा हुआ था साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन अप। ये हो गया हमारा पहला LI। अब सेम LI के अंदर जो भी हमने टैक्स जो भी HTML रखा है इसको हम कॉपी करके सेकंड और थर्ड दोनों पे हम इंटर करके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कंट्रोल Z करके सही कर लेते हैं और इसको एक दफ़ा हम कॉपी सही से कर लेते हैं। यहाँ से ये कॉपी कर लिया, एक इस LI के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लाइन इंडेंटेशन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। अब देखिए पहले वाले में साइन अप का टेक्स्ट था, नंबर 2 में यहाँ पर स्टेप 2 आ जाएगा। ठीक है, और नंबर 2 में लिखा हुआ था मैसेज, तो यहाँ पर हम मैसेज का टेक्स्ट लिख लेते हैं। और नंबर 3 में था कन्फर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम कन्फर्म लिख लेते हैं। ये हमारा स्टेप एक क्रिएट हो गया। इसको अभी हम पेज को सेव कर लिया। अब हम जाके अपने वेब ब्राउजर में जाके देखते हैं कि इस HTML से क्या फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर हम देखिए अपने ब्राउज़र में आ गए और यहाँ पर आके हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमने HTML लिखा था उससे हमें नोडल लिस्ट हमें ये HTML क्रिएट मिल गया। अब इसके ऊपर हम CSS को अप्लाई करेंगे और इसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था स्टेप बना हुआ वैसे इसको हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब CSS ऐड करते हैं। यहाँ पर CSS यूज़ करने के लिए मैंने स्टाइल टैग का यूज़ किया है। ठीक है, और इसके अंदर आके हमें CSS किसके ऊपर अप्लाई करनी है, इसके UL के ऊपर अप्लाई करनी है अभी। ठीक है, तो यहाँ से उसके जो पेरेंट है उसके पेरेंट का हम क्लास करेंगे। क्लास है इस वजह से मैं डॉट साइन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हमें UL टैग के ऊपर अप्लाई करना है। हमने यहाँ पर UL का टैग लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मार्जिन पैडिंग जो है उसको 0 कर देते हैं। ठीक है, मार्जिन तो 0 हो गया। यहाँ पर हम आते हैं पैडिंग, पैडिंग भी 0 हो गया। सही है, अब यहाँ पर अगर अपने ब्राउज़र में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये डॉट डॉट साइन है, हमें ये हटाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट स्टाइल लिख देते हैं हम, लिस्ट स्टाइल नन। इसको सेव करके हम देख लेते हैं कि लिस्ट स्टाइल नन हुआ या नहीं हुआ है। देखिए लिस्ट स्टाइल डन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये हमें एक लाइन के ऊपर चाहिए। साइन अप, मैसेज और कन्फर्म, ये तीनों हमें एक लाइन के ऊपर चाहिए। तो चलिए अब हम इसके ऊपर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक लाइन के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और गैप हम दे देंगे। अभी डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक लाइन के ऊपर आ गया, लेकिन आप यहाँ देखिए इसके ऊपर कोई गैप नहीं लगा हुआ है। तीनों तीनों जो हमारा वो है स्टेप है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फ्लैग जब दिए तो हम इसको एक और प्रॉपर्टी देते हैं गैप, और गैप में हम दे देते हैं 40 पिक्सल। ठीक है, अब हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये गैप भी ले चुका है। अब हम इसके 1 2 3 जो स्टेप इसके डिज़ाइन के ऊपर चलते हैं कि इसको हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलें CSS की तरफ। देखिए अब यहाँ पर जो जो यहाँ पर स्टेप बना हुआ, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, अब हम इसके ऊपर UI करेंगे। अच्छा, इसको हम देखेंगे, इसको हमने एक स्पेन टैग के अंदर रखा है
और रैपर है स्टेप रैपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसकी यूआई करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं यूआई जो इसका फ्रंट पेज में जाके डायरेक्ट यूआई करेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। इंस्पेक्ट एलिमेंट से फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार पेज रिफ्रेश करके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर रन टाइम हमें पता चल जाता है कि हम जो कोड कर रहे हैं उसका रिएक्शन क्या आ रहा है। उसके बाद जब हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ से कोड कॉपी करके अपने टेक्स्ट एडिटर पर रख देते हैं, वो फिर अप्लाई हो जाता है उसी तरीके से वो कोड। देखिए यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लिया, ठीक है। और ये स्पैन के ऊपर जाके हम इसको एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जो भी सीएसएस अप्लाई करेंगे वो स्पैन टैग के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से बैकग्राउंड कलर में जो दे रहा है हैशटैग E4 ये एक लाइट ग्रे कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके अगर बैकग्राउंड में देखें तो एक कलर लाइट सा आ चुका है, ठीक है। अब इसकी हम हाइट और विड्थ को फिक्स कर देते हैं, इसकी हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं अभी फ़िलहाल इसकी विड्थ जो रख रहा हूँ 36 पिक्सल, ठीक है। तो इस विड्थ जो है अप्लाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, वो इसके ऊपर जाते हैं तो देखिए ये हमें मैसेज करके बता रहा होता है क्या डिस्प्ले इनलाइन यूज़ हो रहा है, इस वजह से हम इसके ऊपर विड्थ की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इसको भी डिस्प्ले फ्लैग्स दे रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं। देखिए वो अपने एक जो भी विड्थ थी वो अप्लाई हो चुकी है, बस ये टेक्स्ट नीचे आ चुका है। तो हम इसके अंदर जब एल आई को भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो ये भी अपने एक लाइन के ऊपर आ जाएगा, आगे जाके मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर विड्थ दी तो यहाँ पर मैं हाइट भी इसकी 36 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी हाइट और विड्थ फिक्स मैंने कर दी है। अब डिस्प्ले अब हमें जो वन लिखा हुआ है ये एक साइड के ऊपर जाके देखिए आ रहा है। अभी हमें इसको सेंटर करना है। यहाँ पर हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हम डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। एक प्रॉपर्टी आती है अलाइन आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटर। और एक और प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। इसमें भी हम क्या लिख देंगे सेंटर। तो इससे देखिए हमारे पास जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, राउंड शेप में इसको करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कर देते हैं बॉर्डर रेडियस। अगर हमें जिसको भी राउंड करना होता है तो उसके लिए सीएसएस में प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब हम इसको फिर बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 50 पिक्सल। 50 पिक्सल में देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक सेंटर में एक राउंड शेप में आ गया, ठीक है। ये सीएसएस है जो स्टेप को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी यूआई कंप्लीट हो गई। अब इसके हम सीएसएस को कॉपी करेंगे और अपने फाइल के ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। तो इसका हमेशा जब भी सीएसएस करना है तो उसका मेन रैपर को ज़रूर पकड़ना है, ठीक है। मेन रैपर के अंदर एल आई के अंदर स्पैन का टैग है, उसके ऊपर ये वाली सीएसएस जो है वो अप्लाई करो, ठीक है। यहाँ से हम सेव करते हैं और इसके कोड को भी हम सही कर लेते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीनों स्टेप जो है वो डिज़ाइन हो गया। ये फ़ायदा होता है इंस्पेक्ट एलिमेंट का, हमें बार बार रिफ्रेश करने से रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं इस साइन अप मैसेज और कन्फर्म, इसको एक लाइन के ऊपर करना है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है साइन अप मैसेज कन्फर्म, इसको इसके लिए भी हम जो सीएसएस करेंगे वो इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू करेंगे, ठीक है। देखिए अब हमें जो अप्लाई करना है वो एल आई के ऊपर करना है, ठीक है। एल आई के अंदर क्योंकि साइन अप और जो भी टेक्स्ट लिखा है वो हमारा, तो यहाँ पर हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एल आई को सिलेक्ट कर लिया। हमें एक लाइन के ऊपर करना है तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो देखिए ये हमारे पास एक लाइन के ऊपर आ गया, ठीक है। अब लेकिन आप ये देखें कि इस दोनों पे गैप नहीं है बिल्कुल भी। तो हम इसको पहले इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। देखिए अभी ये बिल्कुल ऊपर जाके लगा हुआ है तो इसको हम सेंटर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर। तो देखिए ये हमारे पास सेंटर में आ गया। अब दोनों के बीच में गैप नहीं, जो स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है और साइन अप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर मैं गैप अप्लाई कर दे रहा हूँ 14 पिक्सल का। तो देखिए यहाँ पर एक गैप भी अप्लाई हो गया। तो बस ये 4 लाइन का सीएसएस है, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये तीनों जो स्टेप है वो हमारे पास क्रिएट हो चुका होगा। तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। किसके ऊपर हमें अप्लाई करना है, एल आई के ऊपर, ठीक है। अगेन हम सेम इसके पेरेंट का सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, पेरेंट क्लास स्टेप रैपर, ठीक है। उसके अंदर एल आई के अंदर जो है हमें ये सी एस एस अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके सी एस एस के कोड को हम यहाँ पर सही कर लेते हैं और फाइल को सेव करते हैं और अपने आप ब्राउज़र के पास चलते हैं। देखिए यहाँ ब्राउज़र में आए तो देखें अभी यहाँ पर एक साइन अप फॉर्म क्रिएट हुआ हुआ है। एक स्टेप यहाँ पर देखिए, अब पे जब हमने कोड को पेस्ट किया है तो वो सारे हमारे जो भी स्टेप था उसको क्रिएट कर दिया। अब हम चलते हैं इसको सेंटर करेंगे सबसे पहले और टॉप और बॉटम से एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर इस फॉर्म को रखेंगे।
सेंटर करने के लिए देखिए हमें मेन इसके रैपर को पकड़ना होगा सबसे पहले, ठीक है। हम इसके रैपर के पास जाते हैं, ये देखिए ये एक मेन रैपर है, ठीक है। हम इसके पास चले जाते हैं और इसकी हम विड्थ को एक स्पेसिफिक विड्थ कर देते हैं। अभी देखिए ये विड्थ क्या ले रहा है, मेन हम रैपर में जाते हैं तो ये विड्थ पूरे स्क्रीन की विड्थ ले रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक स्पेसिफिक विड्थ दे देते हैं, ठीक है। विड्थ मैं इसको जो दे रहा हूँ अभी 500 पिक्सल की दे रहा हूँ, ठीक है। देख अब यहाँ पर हम जाएंगे तो देखिए कि स्पेसिफिक विड्थ ले रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको लेकर आना है सेंटर में। तो जब हम किसी भी डिव को स्पेसिफिक विड्थ दे देते हैं और उसको हमें बॉडी अपने स्क्रीन के सेंटर में लाना होता है, तो उसके सबसे सिंपल और बेहतरीन तरीका मार्जिन ऑटो करना होता है। मार्जिन ऑटो क्या करता है, लेफ्ट और राइट से एग्जैक्ट सेम स्पेस दे देता है। जितना लेफ्ट से स्पेस लेगा उतना ही वो राइट से स्पेस लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, जिसके इस बॉर्डर के अंदर हम एक पूरे फॉर्म को रखेंगे और उसका बैकग्राउंड कलर भी एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग E4 जो कलर हमने ये स्टैप के बैकग्राउंड का रखा था, बॉर्डर का कलर भी हमने वही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। अब लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो सर्कल जो भी सर्कल बना हुआ है 1 2 3 ये बॉर्डर में बिल्कुल टच हो रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा गैप ऐड कर देते हैं। और हमें सर्कल से जो बॉटम और टॉप दोनों जगह से अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल का। तो देखिए यहाँ दोनों तरफ से ये अपना गैप ले चुका है, लेफ्ट और राइट से भी ले चुका है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये देखें। अब ये साइन अप फॉर्म जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ की गैप और यहाँ की गैप में देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम पहले इसको अब सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। हम सेंटर पे लाने के लिए सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, हम डिफ के पास जाते हैं, सही है। हमने यूएल को फ्लेक्स दिया था, चलें ठीक है। एल को भी दिया था, सही है। हमें एल को सही करना है। तो जिस हमने यूएल को जो हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जाके हम इसकी विड्थ को कर देंगे 100%, ठीक है। ये जो हमने विड्थ दिया 500 पिक्सल, ठीक है। तो हमने बोला जो यूएल का टैग है वो 100% ले ले, मतलब पूरा 500 पिक्सल जो है ये यूएल के पास चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोड मैंने एक्स्ट्रा रखा, तो मैं पहले इसको जाके रख देता हूँ यूएल टैग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जाता हूँ मैं, यूएल का टैग काम कम किया, देखिए यहाँ पर मैं इसको विड्थ को मैंने ऐड कर दिया 100%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर विड्थ तो इसकी 100% कर दी। अब ये एल आई का ये एक एल आई एक एल आई ये एक एल आई है, तो इस तीनों की विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम एल आई के ऊपर जाएंगे। अब तीनों की विड्थ हमें सेम चाहिए, एक 100% है तो 100 को जब 3 दफ़ा डिवाइड करेंगे 33.33% आएगा, ठीक है। तो इसकी विड्थ हमने क्या कर दिया, देखें। अब यहाँ दोनों तरफ से ये सेम बिल्कुल गैप ले लिया, ठीक है। तो अब ये सेम विड्थ जो हमने ऐड किया एल आई के ऊपर, हम ये जाके अपने स्टाइल शीट के ऊपर जाके रख देते हैं, ठीक है। इस विड्थ को भी हम सेट कर लेते हैं। अब अभी जो भी हमने फॉर्म बनाया था इसको सेंटर पे लाने के लिए हमने इसके मेन रैपर के ऊपर जो CSS अप्लाई की थी, हम उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लास क्या है, मेन रैपर। तो हम मेन रैपर के नाम से एक यहाँ पर बना लेते हैं मेन रैपर, ठीक है। और जो भी हमने यूआई की थी वो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करके इसको सही कर लेते हैं। उसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक स्टेप जो है वो कंप्लीट क्रिएट हो गया। अब पहले हम इसको इसके जो बॉर्डर है इसको थोड़ा रेडियस दे देते हैं, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, इसको हम दे देते हैं 10, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा सा राउंड करना है तो जिसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस। अच्छा बॉर्डर रेडियस है तो सही, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हमने यूज़ कर लिया, 10 पिक्सल दे दिया। अब ये जितना हम इस फॉर्म में फील्ड ऐड करते जाएंगे उस तरीके से ये नीचे अपने अपने आप को लेकर आता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जाके हम ऐड कर देते हैं बॉर्डर रेडियस मेन रेपर के अंदर, सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र को जाके चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमारा स्टेप जो है वो क्रिएट हो गया। बैकग्राउंड कलर जो भी फॉर्म का हमें रखना है वो हम आगे जाके डिसाइड करके इसका एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे। अभी हमें एक यहाँ पर लाइन क्रिएट करना है और उसके नीचे जो भी होगा उसके फिर हमारे पास फॉर्म की फील्ड्स आने जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लाइन ऐड करने के लिए हम अब HTML पे चलते हैं, ठीक है। हमें इस डिफ के अंदर एक लाइन चाहिए, या हम इस डिफ के थ्रू भी एक लाइन ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इस डिफ को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हमें एक लाइन चाहिए सिंपल, यहाँ पर हम एक डिफ बना रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर बता दे स्टेप ब्रेक, यहाँ से स्टेप को ब्रेक हो रहा है इस वजह से हमने इसका क्लास क्या रख दिया, स्टेप ब्रेक,
ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और यहाँ पर इसकी जो भी यूआई हम इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म को हम ओपन करते हैं। ठीक है, स्टेप ब्रेक आ गया। अब हम इसको करते हैं विद, इसकी सबसे पहले हम हाइट कर देते हैं, हाइट 10 पिक्सल। तो देखिए ये एक हाइट ले लिया, हमें नज़र नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि अभी इसका हमने बैकग्राउंड ऐड नहीं किया। हम बैकग्राउंड जैसे ही ऐड करेंगे तो इसका जो है वो हाइट नज़र आना, देखें ये हाइट आना स्टार्ट हो गया। अब हाइट बहुत ज़्यादा, हमें तो सिर्फ एक लाइन डिस्प्ले करना है, तो इसको हम 10 के बजाय 1 कर देते हैं। 1 बहुत ज़्यादा पतला लगता है तो इसको हम 2 3 कर लेते हैं। आई थिंक 3 सही है। ठीक है, अब ये देखें ये बहुत बिल्कुल टच हो रहा है, तो अब हमें इसको सही करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा पैडिंग। पैडिंग में 5 पिक्सल दे देता हूँ। ये चारों तरफ से नहीं हो, पैडिंग नहीं, इसको हम मार्जिन यूज़ करेंगे यहाँ पर, मार्जिन 5 पिक्सल। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर से भी गैप आ गया, बॉटम से भी। अगर हमें टॉप से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर देते हैं, पहला जो 5 पिक्सल होता है वो टॉप का लेता है, सेकंड जो 5 पिक्सल होता है वो राइट का लेता है, जो थर्ड 5 पिक्सल होगा वो बॉटम, और फोर्थ लास्ट वन जो होगा 5 पिक्सल वो लेगा हमारे लेफ्ट। ठीक है, तो ऐसे ही चारों तरफ से 5 पिक्सल ले लिया। ठीक है, अब हमें टॉप का बढ़ाना है, तो हमें टॉप का बढ़ाने किस तरीके से हमें बढ़ा सकते हैं, हम इस जगह से 5 को इंक्रीज करेंगे। ये देखिए वो सिर्फ टॉप से अब लेगा मार्जिन, लेफ्ट राइट बॉटम से नहीं लेगा। आई थिंक इतना जो है वो ठीक है। ठीक है, तो हम इस मार्जिन को भी जाके जो हमने जो भी सी एस एस किया है स्टेप ब्रेक के ऊपर, ये हम अपने सी एस एस के कोड में जाके पेस्ट कर देते हैं। क्लास है इस वजह से हम इसको डॉट लेते हैं और स्टेप ब्रेक, ये हो गया हमारा क्लास, ये हो गया हमारा कोड। इस कोड को हम सही कर लेते हैं, अपने ब्राउज़र में आके इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने फॉर्म के फील्ड्स को ऐड करेंगे। फॉर्म के फील्ड्स को ऐड करने के लिए हम चलते हैं अपने फाइल में, HTML पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास काम हो चुका है। अब जो भी हम ऐड करेंगे वो भी हम फॉर्म के अंदर ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेप हैं। जो भी यहाँ पर देखिए, हम जब हम अपने फ्रंट एंड के ऊपर जाते हैं तो 3 स्टेप है, साइन अप, मैसेज, कन्फर्म। ठीक है, तो ये 3 स्टेप का 3 अलग अलग रैपर होगा, div डॉट स्टेप 1 डॉट रैपर। ठीक है, अब इस रैपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेप 1 का HTML होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम जो भी इसके, अब यहाँ पर हम रैपर 2 और थर्ड जो रैपर होगा इसके अंदर स्टेप 2 वाले का HTML होगा, और आखिरी वाले में थर्ड वाले स्टेप का हमारे पास HTML क्रिएट हुआ होगा। सबसे पहले हम जो पहला सबसे स्टेप है उसके हम फील्ड्स को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, फील्ड को ऐड करने के लिए यहाँ पर पहले हम लेबल का टैग यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें बताना पड़ता है कि हम ये फील्ड किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले 4 का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम बताएंगे हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट नेम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको एक क्लास भी ऐड कर दे रहे हैं जो कि हमें CSS अप्लाई करने के लिए आगे काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं स्टेप लेबल। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका एक टैग सेट कर देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पर हम चूंकि ये हमें फर्स्ट नेम लेना है यानी इनपुट टाइप टैग्स है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इनपुट टाइप टैग्स यूज़ करेंगे। अब हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो PHP के थ्रू हम सेव नहीं कर रहे हैं। अगर PHP के थ्रू हमें डेटा गेट करना होता है तो वहाँ पर हमें नेम एट्रीब्यूट का लगाना लाजमी होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने एक फील्ड को ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको देख लिया। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको चारों फील्ड क्रिएट कर लेंगे। हम 4 फील्ड कौन कौन सा क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैंने फर्स्ट नेम लिया, यहाँ पर अब दूसरा जो हम डेटा लेंगे यूज़र से वो होगा लास्ट। ठीक है, यहाँ पर हो गया लास्ट नेम, और यहाँ पर हम इसको भी चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट को लास्ट नेम। ठीक है, जो नंबर थर्ड में होगा वो होगा इंटर ईमेल, या थर्ड में हम रख देते हैं फॉर्मेट DOB। DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और यहाँ पर जो आखिरी वाला स्टेप है वो हम उसको सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम आखिरी स्टेप में जो हम डेटा लेंगे वो ईमेल के लिए ले रहे हैं, इसलिए हम फॉर में क्या रख दिए ईमेल, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे ईमेल। ठीक है, और जो नेम का जो टैग है उसको हम कर देंगे रिमूव। अच्छा, ईमेल के लिए जो टाइप यूज़ होता है वो ईमेल यूज़ होता है, और डेट ऑफ बर्थ के जो टाइप यूज़ होता है वो होता है डेट,
इनपुट टाइप डेट, ठीक है। तो ये 4 फील्ड हमारे पास क्रिएट हो गए, इसको हम सेव करते हैं और अपने फ्रंट एंड के ऊपर चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारे पास ये 4 फील्ड क्रिएट हो चुकी हैं। सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के HTML को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं लेबल के ऊपर, ठीक है। लेबल हमें एक लाइन के ऊपर चाहिए और उसके नीचे हमें फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ठीक है, इस तरीके से चाहिए। तो सबसे पहले लेबल जो होता है कि इन लाइन एलिमेंट है, इन लाइन एलिमेंट मतलब वो अपने लाइन में और भी चीज़ों को आने दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। अब डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो अपने लाइन में किसी को आने नहीं देगा, ठीक है। अब डिस्प्ले ब्लॉक के अब देखें इस दोनों में हमें थोड़ा स्पेस रखना है, तो जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा पैडिंग। पैडिंग कितने का देता हूँ, अब 10 पिक्सल का, तो ये ऊपर से भी थोड़ा पैडिंग ले लेगा और नीचे से भी थोड़ा सा ये पैडिंग ले लेगा, ठीक है। अब ये जो हमने CSS लिखा है इस सारे लेवल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इसको देते हैं स्टेप 1 रैपर, ठीक है। CSS के पास चलते हैं, CSS की कोड देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टेप रैपर और इसके अंदर जो लेवल का टैग है उसके अंदर अप्लाई कर दो। कौन से CSS अप्लाई कर दो, हम यहाँ से CSS को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कोड को हम सही कर लेते हैं, सेव करते हैं। तो देखिए हमारे पास अभी सब हमारे लेबल जो है वो एक लाइन पे आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे क्या, ये जो भी ये फील्ड्स हैं ये पूरे लाइन के ऊपर आएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर हम जाते हैं इनपुट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी विड्थ को कर देते हैं 100%। तो ये देखिए हमारे पास पूरी विड्थ में आ चुकी है, ठीक है। और इसको हम पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं, थोड़ी बहुत पैडिंग 10 पिक्सल। अब पैडिंग 10 पिक्सल क्या है, तो ये बाहर निकल गया क्योंकि हमने विड्थ ऑलरेडी 100% कर दिया था, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी विड्थ को कम कर लेते हैं 10, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं हमें कितना कम पड़ेगा। देखिए हमें विड्थ हम 95 पिक्सल लग रहे हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा फर्स्ट नेम के बराबर लाना है इसको, या फर्स्ट नेम को हम एक काम करते हैं, हमने जो इसको पैडिंग दी है लेफ्ट से, वो लेफ्ट से नहीं देंगे, ठीक है। हम या आ गया टॉप से पैडिंग, या आ गया राइट से, या आ गया बॉटम से, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये लेफ्ट से पैडिंग अप्लाई नहीं करेगा अपने ऊपर, ठीक है। फिर भी अप्लाई कर रहा है। अच्छा हम यहाँ पर अब लेफ्ट का दे देते हैं 0। तो देखिए यहाँ पर अब ये अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने जो पैडिंग अप्लाई किया था उसकी पैडिंग की वैल्यू को हम जाके चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पैडिंग 10 पिक्सल दिया था, यहाँ पर हम इस पैडिंग को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो भी लेबल था वो सही जगह सही आ गया है। यहाँ पर हम इनपुट के ऊपर जो कर रहे थे अब इसके ऊपर चलते हैं, हमने इसकी भी बिल्कुल सही सेट कर दिए, ठीक है। हम इसके बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग E4 ये हैशटैग की जगह डॉलर के साइन आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम सही कर लेते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग E4। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर का कलर भी चेंज हो गया और इसको भी हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं ताकि दिखने में ये हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा हो गया थोड़ा, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो भी फील्ड जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अभी किसके ऊपर अप्लाई करना है हमें, CSS स्टेप 1 के अंदर जो भी इनपुट का टैग है उस सब के अप्लाई करना है। तो हम स्टेप 1, तो यहाँ पर हम कॉमन टैग को यूज़ कर रहे हैं, हम क्लास को यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सारे इनपुट के टैग हैं। तो इस वजह से ये सब के ऊपर अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम CSS को कॉपी करते हैं सेलेक्ट एलिमेंट से, ठीक है। और वहाँ पर जाके हम इसको कोड को पेस्ट कर लेते हैं, फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास जितने भी फील्ड्स थे वो सब इस तरीके से हमारे पास आ चुके हैं अच्छे तरीके से। तो ये एक हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पर हमें एक बटन ऐड करना है नेक्स्ट का, जब जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम स्टेप नंबर 2 के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक HTML पे जाते हैं, ठीक है। थर्ड रैपर, अच्छा यहाँ पर ईमेल, ठीक है। हम इसको यहाँ पर एक बटन हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, एक ही बटन क्रिएट करेंगे ताकि वो बटन बाकी सब रैपर में भी हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक div यूज़ कर लेते हैं, div डॉट नेक्स्ट बटन, ठीक है। और इसके अंदर हम टैग यूज़ कर रहे हैं बटन का और यहाँ पर हम टैग ऐड कर देंगे नेक्स्ट, सेव करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बटन के ऊपर सबसे पहले हम इस div को दे देते हैं टैक्स अलाइन लेफ्ट,
टेक्स्ट ओह सॉरी, हमें राइट करना है तो यहाँ पर हम इसको राइट कर देते हैं, ठीक है। हमें इसके ऊपर थोड़ा सा पैडिंग अप्लाई करना है तो हम इसके ऊपर पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल बटन के ऊपर। 10 पिक्सल आई थिंक थोड़ा सा कम लग रहा है ये। अच्छा अच्छा, मार्जिन तो सही आ रहा है, पैडिंग सही दिया हमने। अब इसको हम दे देंगे। अच्छा अच्छा, सही। यहाँ पर हम ये गलत कर रहे हैं कि हम चले, इसको तो हमने पैडिंग दे दिया, चलो कोई मसला नहीं। अब ये सेम नेक्स्ट बटन की जो भी हमने इसको क्लास दिया है, इसको हम रख देते हैं CSS में, और जो CSS हमने अभी किया उसको हम यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया और इस कोड को हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। अब हम जाएंगे इस बटन के ऊपर। अब हमें इस बटन के ऊपर CSS अप्लाई करनी है, तो बटन की पैडिंग हमें इंक्रीज करनी है 20 पिक्सल। ठीक है। तो पैडिंग जो है 20 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 10 पिक्सल कर लेते हैं। 10 पिक्सल हाइट, बॉटम और लेफ्ट, बॉटम और टॉप के लिए तो सही है, लेफ्ट और राइट के लिए कम पड़ रहा है। तो जब हम दो अप्लाई करते हैं, तो पहला वाला जो होता है ये टॉप और बॉटम का लेता है, और सेकंड वाला लेफ्ट और राइट का लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट का बटन क्रिएट हो गया। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट में जाएंगे, तो इसके ऊपर हमारे पास कर्सर जो है वो भी चेंज होना चाहिए। कर्सर क्या होगा, पॉइंटर। अब देखिए जब भी हम इस बटन के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास कर्सर का डिजाइन देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। अब साथ साथ यहाँ पर हम इसका बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं, इसके बॉर्डर को, ठीक है। बॉर्डर नन, ठीक है। हम इसके बॉर्डर को नन कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर को अच्छा से इसको अप्लाई कर देते हैं। लेट से यहाँ ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस ब्लू को कलर को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये अच्छा लगे, ठीक है। ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। बटन के ऊपर जाते हैं हम, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट। अब टेक्स्ट के कलर को हम कर लेते हैं वाइट, ताकि डिस्प्ले अच्छे से हो टेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट भी अच्छे से आ गया। अब देखिए कर्सर भी चेंज हो रहा। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप का HTML क्रिएट करेंगे, और उसके ऊपर लास्ट स्टेप का HTML क्रिएट करेंगे, और वीडियो के एंड के ऊपर फिर हम jQuery के थ्रू हम इसके ऊपर नेक्स्ट, और जो भी हम नेक्स्ट के ऊपर जो स्टेप 2 के ऊपर जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट के ऊपर थर्ड के ऊपर जा रहे हैं, इसका काम हम सबसे एंड के ऊपर करेंगे। तो हमें HTML ऐड करना है, तो हम सब अपने फाइल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितना भी काम किया था हमने स्टेप 1 का, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमें जो भी HTML करना है ऐड, वो स्टेप 2 के ऊपर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। और लेबल हम यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, तो 4 के अंदर बताते हैं मैसेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम एक क्लास ऐड कर देते हैं, ताकि हमें लेबल के ऊपर अगर कोई CSS आगे जाके अप्लाई करना पड़े तो उसके लिए हम ऐड कर सकें। तो इसके लिए हमने लेबल के लिए सबके लिए कॉमन क्लास रखा है, ठीक है। अब इस लेबल में हमें क्या लिखना है, हमें क्या, हम किस चीज़ के लिए इधर ऐड कर रहे हैं बॉक्स, वो मैसेज के लिए ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैसेज, ठीक है। अब हमें जब भी इनपुट लेना होता है यूज़र से कोई बड़े टैग्स के ऊपर, तो उसके लिए हम जो HTML पे टैग यूज़ करते हैं वो टैग्स एरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र के पास जाते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखिए हमारे पास, अच्छा बटन की UI को हमने कॉपी करके नहीं रखा था, इस वजह से ये इसकी बटन की UI जो है वो रिमूव हो गई है। तो इसको हम जल्दी से इसको सही कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लू, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस इसके ऊपर हमने अप्लाई नहीं किया था, उसको हम पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। 10 पे हमने पिक्सल लगाना भूल गया यूनिट, तो ये पिक्सल लगा देता, और हमने कर्सर का प्रॉपर्टी यूज़ किया था पॉइंटर। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें नेक्स्ट बटन के क्लास है, उसके अंदर बटन के एक टैग है, उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम ये क्लास, और इसके अंदर हमें बटन के ऊपर CSS अप्लाई करनी है, ठीक है। और यहाँ से हम बटन के ऊपर आते हैं, यहाँ से CSS कॉपी करते हैं और अप्लाई कर दें। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास बटन जो है वो हमने जैसा डिज़ाइन किया था वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हमने मैसेज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन, हम जब भी कोई यूज़ करते हैं कॉमन क्लास, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, हमने हमें जिस तरीके से ये फर्स्ट नेम एक लाइन पर आ रहा है, फील्ड एक लाइन के ऊपर आ रही, ठीक है। हमें वैसे ही यूज़ करना है। तो हम देखिए, हम यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, हम पहले इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं।
ठीक है, इसको हमने सेट कर लिया। हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, देखिए हमने यहाँ पर दिया स्टेप 1 लेबल के जो जो चीज़ें उस तरीके से CSS अप्लाई हो जाए। अब हमें यही सेम CSS रैपर स्टेप 2 के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी क्लास को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप 2 रैपर के अंदर जो लेबल है उसके अंदर भी ये सेम CSS अप्लाई हो जाए। तो चले हम इसको चल के देखते हैं। तो देखिए ये अप्लाई हो गया। अब हमें इसकी भी जो है बिल्कुल इसकी तरीके से करनी है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे। देखें, स्टेप 1 के अंदर जो भी इनपुट है उसके अंदर, अब चूंकि स्टेप 2 के अंदर इनपुट नहीं टैक्स एरिया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टैक्स एरिया। ठीक है, और यहाँ पर इसकी क्लास को चेंज कर देंगे स्टेप 2। सेव कर लेते हैं। ठीक है, ब्राउजर में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर भी हमें देखिए कि हमें इसकी विड्थ जो है वो पूरी मिल गई। अब इसकी हाइट जो है वो थोड़ी कम है। तो टैक्स एरिया में जब अगर हमें हाइट बढ़ाना होता है तो उसके लिए हम टैक्स एरिया में एक एट्रीब्यूट आता है रॉस का, कि हमें कितने रॉस चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम उसको डिफाइन करते हैं, हमें कितने रॉस चाहिए, हमें 5 रॉ चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने स्टेप 2 का भी जो भी हमने काम किया था वो भी हमारे पास हो गया। अब हम थर्ड स्टेप के ऊपर चलते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप के HTML क्रिएट करने के लिए थर्ड स्टेप वाले रैपर के अंदर आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में हमारा कंफर्मेशन का स्टेप है। ठीक है, तो इसके लिए हम लेबल यूज़ कर लेते हैं। इसमें लेबल की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स यूज़ करें। हम चेक बॉक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेंगे। क्या आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक चेक बॉक्स की नीड है, तो हमने चेक बॉक्स रख दिया। और इसके बाद हम एक लेबल को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हमें लेबल की नीड पहले नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेबल लिख देते हैं फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, और इसको भी हम सेम क्लास अप्लाई कर देते हैं, लेबल स्टेप लेबल। ठीक है, और इसके और इसमें हम एक टैग्स ऐड कर देते हैं, डू यू एक्सेप्ट आवर टर्म्स आवर टर्म्स आवर टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेव करने के लिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के पास, और यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखें हमारे पास चेक बॉक्स भी ऐड हो चुका है, ये देखें। और यहाँ पर हमारे पास ये जो टैक्स था ये भी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ देखिए, टैक्स और चेक बॉक्स थोड़ा सा ऊपर और गैप, मतलब ये बिल्कुल अलाइन नहीं है बॉटम से। तो इसको हम थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के लिए हम इनपुट टाइप इसमें जाते हैं, चेक बॉक्स में। ठीक है, और इसमें हम यूज़ करते हैं टैक्स अलाइन सेंटर एंड, अच्छा इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं वर्टिकल अलाइन। आई थिंक मिडल सही है, वर्टिकल अलाइन। ठीक है, तो इसको हम मिडल कर देते हैं। अब हमने चेक बॉक्स थर्ड स्टेप, हम इसके CSS के ऊपर चल जाते हैं। यहाँ से इसको एंटर कर देते हैं ताकि ये रीड आसानी से हो। थर्ड रैपर के अंदर जो इनपुट है उसका आपने वर्टिकल अलाइन क्या करना है, मिडल करना है। ठीक है, यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास तीनों स्टेप क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन हम जब भी फर्स्ट टाइम फॉर्म के ऊपर आगे देखेंगे, फॉर्म को आगे, तो हमारे पास हमेशा फर्स्ट स्टेप जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा, बाकी सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप जो होगा वो डिस्प्ले नन होगा। ठीक है, तो इसको हम CSS से जाकर इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं। अब देखिए हमें दोनों को डिस्प्ले नन करना है, तो दोनों के लिए हम अलग अलग यूज़ नहीं करेंगे डिस्प्ले नन डिस्प्ले नन। हम यहाँ पर एक क्लास को ऐड किया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इस क्लास को भी डिस्प्ले नन करना है, तो हमने इस क्लास को भी यहाँ पर पेश किया, और एक ही दफ़ा हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डिस्प्ले नन। इसको सेव करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो भी है वो डिस्प्ले नन हो गया। ठीक है, अब हाँ यहाँ पर आप चेक करें, जब हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ये हम कौन से स्टेप में आ रहे हैं, स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 का जो बैकग्राउंड कलर है ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम बजा के बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ऐड कर देते हैं एक्टिव का। ठीक है, इसको सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं कि एक्टिव का क्लास इसमें ऐड हुआ या नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर एक्टिव क्लास यहाँ पर देखिए ऐड हो गया। इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लू। ठीक है, अगर हम इसको ब्लू से थोड़ा चेंज करना चाहें तो हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। आई थिंक ये कलर
ये कलर हम रख देते हैं अभी के लिए कि ये कलर सही है, ठीक है। अब जो टेक्स्ट कलर है उसका हम वाइट कर लेते हैं, कलर वाइट, ठीक है। टेक्स्ट कलर जो हम इसका वाइट कर लिया और ये हम ब्लैक में ही इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब भी एक्टिव जो हमने क्लास दिया है, अब उसके ऊपर हम जाके इसको एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्लास को। हमने एक्टिव किसके अंदर जाके क्लास दिया है, लेबल के अंदर जाके आई थिंक हमने क्लास दिया है स्पैन के अंदर, ठीक है। तो स्पैन के ऊपर यहाँ पर हमने CSS भी अप्लाई की थी, कहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर स्पैन के ऊपर अप्लाई की, ठीक है। अब हम इसको क्या कह रहे हैं, स्पैन के अंदर जो एक्टिव क्लास है, ठीक है, उसके ऊपर ये CSS अप्लाई कर दो, ठीक है। अभी हम इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। देखिए ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे jQuery के ऊपर। जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये जो एक्टिव क्लास है इससे इस वाले स्टेप से रिमूव होकर इस पर आ जाए और इसकी HTML यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम jQuery को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। jQuery ऐड करने के लिए आपको जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है। और वहाँ पर जाके आपको सर्च करना है WP3 स्कूल पे jQuery का टॉपिक, ठीक है। jQuery के अंदर टॉपिक के अंदर गेट स्टार्टेड है, वहाँ पर आपको ये लिंक अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको सिर्फ ये लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पर आना है आपको स्टाइल टैग के बाद, यहाँ पर अपना स्टाइल टैग क्लोज कर वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो अब हम अपने पास jQuery को यूज़ कर सकेंगे। अब jQuery को यूज़ करने के लिए हम दोबारा एक स्क्रिप्ट का टैग ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को रेडी करते हैं, ठीक है। jQuery डॉक्यूमेंट, मैं अभी आपको ये बता देता हूँ लाइन लिख के कि ये लाइन क्या काम क्या करता है। देखिए ये लाइन क्या काम किया है, jQuery डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब जब भी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंट मतलब जब जो जो हमारा वेब पेज है ये रेडी हो जाए, फुल लोड हो जाए, तो उसके बाद जब ये रेडी हो जाए तो एक फंक्शन काम करे। फंक्शन काम क्या करेगा, जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर डॉलर साइन का मैंने साइन इसलिए दिया है कि आगे जाके हम जहाँ पर भी jQuery यूज़ करना चाहेंगे, jQuery हमें यूज़ करना पड़ेगा, उसकी जगह हम डॉलर शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर इसलिए देते हैं कि हम उसको डॉलर यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना है क्या है, जब भी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक होगा तो हमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉलर अब यूज़ कर सकते हैं। हमें किसके ऊपर क्लिक करके जाना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर। हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, किसके ऊपर क्लिक कराना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर। नेक्स्ट बटन का पेरेंट क्या है, ये है, और इसके अंदर एक नेक्स्ट बटन है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, क्लिक करवाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट क्लिक। जैसे ही क्लिक हो, काम क्या हो, एक फंक्शन रन हो। फंक्शन काम क्या करेगा वो हम इसके अंदर इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम अलर्ट करके चेक कर लेते हैं कि जब भी ये क्लिक हो रहा है तो क्या ये अलर्ट आ रहा है। अगर ये अलर्ट आ रहा हो तो इसका मतलब jQuery हमारे पास ऐड हो चुका है सही तरीके से। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास अभी जो भी है वो अलर्ट नहीं आ रहा और कंसोल में एक एरर आ रहा है। अच्छा यहाँ पर एक हमारे पास जो ब्रैकेट है वो मिस हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि कौन सा ब्रैकेट जो है हमारे पास मिस हुआ है। ये तो हो चुका है हमारे पास ऐड। अच्छा, अच्छा यहाँ पर हम इसके स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिए, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और अब हम चेक करते हैं। देखिए हमारे पास अलर्ट आना है स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अब एक चेक करेंगे, जब हम ओके कर रहे हैं तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो इस पेज रिफ्रेश को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक लेटर ऐड करेंगे ई, या कुछ भी कोई सा भी लेटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये रिफ्रेश जो इसकी बिहेवियर, इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये jQuery का फंक्शन है जो कि रिफ्रेश वाले बिहेवियर को वो रोकता है, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा अब ये क्लिक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं क्लिक हो रहा, अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा यहाँ से हमने अलर्ट को रिमूव करते हैं, इस वजह से कुछ अलर्ट आ नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अलर्ट को रख दिया दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पर आ गए अपने ब्राउज़र में। देखिए अब जब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक अलर्ट आएगा, तो देखिए अब पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो ये पेज रिफ्रेश का जो बिहेवियर था वो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब हमें करना है क्या है, जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक जैसे ही होगा तो हमें क्या करना है, ये जो सेकंड फर्स्ट वाला स्टेप है इसके HTML को हटा के हमें सेकंड वाले स्टेप वाले HTML को रखना है, ऐसे ही करना है। तो यहाँ से सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसको हम कर देंगे हाइड, ठीक है, डॉलर
एक क्लास है तो इसको हम डॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। डॉट ये jQuery का फंक्शन है हाइड, जो कि आपके HTML को क्या करता है, हाइड कर देता है। अच्छा, हाइड तो करना है हमें, साथ साथ दूसरे वाले HTML को डिस्प्ले भी करना है। तो कौन सा HTML डिस्प्ले करना है, स्टेप 2 का। यहाँ से हम स्टेप 2 के क्लास को कॉपी करते हैं, ठीक है। सेम डॉलर ब्रैकेट के अंदर डॉट एक ले लेते हैं क्लास की वजह से, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं शो। ये दोनों डिफ़ॉल्ट फंक्शन है jQuery का। ये कंटेंट को हाइड करने के काम आता है और ये कंटेंट को शो करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सेव, ठीक है, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टेप जो है, वो स्टेप का जो HTML है वो चेंज हो चुका है। अब हमें करना है क्या है, अब हमें इसके ऊपर से एक्टिव क्लास हटाना है और इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्टिव क्लास हमें किसके ऊपर से हटाना है वो हम देख लेते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट है, स्टेप रैपर, ठीक है, मेन रैपर। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर एक्टिव क्लास, हमें स्पैन में से एक्टिव क्लास को हटा के, अच्छा यहाँ पर हम एक और क्लास ऐड कर देते हैं जहाँ पे हमें पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टेप है तो हमें कैसे पता चलेगा स्टेप 1 से हटा के स्टेप 2 के ऊपर रखना है या स्टेप 2 से हटा के स्टेप 3 के ऊपर रखना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक क्लास ऐड कर लेते हैं, स्टेप मेन्यू 1, ठीक है। ये क्लास ऐड कर लिया हमने। इसी तरीके से हम इसी स्पैन के ऊपर भी ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर इसके कर देते हैं 2, ये क्लास है, ठीक है। और ये सेम क्लास को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और ये लास्ट वाले स्पैन के ऊपर भी हम यहीं पर रख देते हैं और इसको हम मेन्यू कर देते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है ये 3 ऐड हो गया। अब इसको हम जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जब हम अब इसके ऊपर क्लास को चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्लास, देखिए यहाँ पर क्लास ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, जब भी उसके ऊपर क्लिक होगा एक्टिव स्टार्ट के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि हम 1 के ऊपर अप्लाई करना है, हमें 2 के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये भी चीज़ मैं आपको अभी बताऊँ, अभी से फिलहाल मैं क्लास को रिमूव करना सिखा रहा हूँ। स्टेप 1, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो हम jQuery के कोड के ऊपर चलते हैं। ये शो एंड हाइड का काम तो हो गया, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, जो भी एक्टिव का क्लास है वो रिमूव करना है। तो इसके लिए jQuery पे एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है रिमूव क्लास, ठीक है। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ जाके क्लास का नेम रखना पड़ता है कि कौन सी क्लास को रिमूव करना है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, स्टेप मेन्यू 1 क्लास है, उसके अंदर जो एक्टिव एक क्लास है उसको जो है वो रिमूव कर दो। अच्छा, अब हमें ऐड कहाँ करना है, अच्छा यहाँ पर अभी से मैं रिमूव कर रहा हूँ और अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो देखिए इसके ऊपर से एक्टिव क्लास रिमूव हो गया। हमें लगाना है किसके ऊपर है, सेकंड वाले के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सेकंड वाले के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा, मैं इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पर मैं क्लास भी चेंज करते जाता हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन सा स्टेप है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट का बटन है उसके ऊपर हम जाते हैं और जहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, एट्रीब्यूट ऐड करते हैं डेटा डैश स्टेप। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा स्टेप है, 1 स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से स्टेप के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अब हम चलते हैं, जहाँ हमें jQuery में पता कैसे चलेगा वो भी अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे ही देखिए इस बटन के ऊपर जब क्लिक हो रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट स्टेप नंबर, ठीक है। अब ये स्टेप नंबर हमें कैसे पता चलेगा, देखें एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर बटन है, ठीक है, अब हमें इसको क्लिक करना है और इसी के बटन में जो भी हमने एट्रीब्यूट दिया वो हमें गेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट आता है सेल्फ, सेल्फ डॉट एटीटीआर, मतलब जिसके ऊपर क्लिक कर रहा है। एटीटीआर क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, एट्रीब्यूट यूज़ किया है। एट्रीब्यूट को गेट करने के लिए jQuery पे जो यूज़ होता है डॉट एटीटीआर का फंक्शन यूज़ होता है। हमें कौन सा एट्रीब्यूट गेट करना है, हमें ये वाला एट्रीब्यूट गेट करना है, डेटा स्टेप का, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो भी स्टेप नंबर है उसको हम कंसोल करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये स्टेप नंबर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिलहाल के लिए ये जो भी कोड हम किए हैं इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब सेव करके ब्राउज़र को देखिए हमने रिफ्रेश किया, हम इसके कंसोल में चले जाते हैं ताकि हमें जो भी वैल्यू मिले वो हमें पता चले।
सेल्फ डॉट एटीटीआर इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं यूज क्यों नहीं, यूज हम क्यों नहीं कर पा रहे इसको। अच्छा, सेल्फ नहीं होता है असल में, ये डॉलर दिस होता है, सॉरी ये गलती से मैंने सेल्फ लिख दिया, ये डॉलर दिस होता है, जिसके थ्रू हम जो भी जिसके ऊपर क्लिक करते हैं उसकी वैल्यू को हम उठाते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 तो आई, अब क्लिक करने के बाद ये कहाँ पर चल जाएगा, स्टेप 2 के ऊपर, तो हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू अब चेंज क्या करनी है, 2। तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर दोबारा हम इसको ले लेंगे डॉलर दिस डॉट एटीटीआर, ठीक है। एटीटीआर कौन सी एटीटीआर की वैल्यू चेंज करनी है, हमें इसकी चेंज करनी है, क्या करनी है वो मैं हम यहाँ पे इसको बता देते हैं। वैल्यू क्या करना है, यहाँ पर हम बताते हैं कि जो भी वैल्यू गेट हो रही है इसको हम कर लेंगे पार्स। एक फंक्शन आता है पार्स इंट, इसको हम सर्च कर लेते हैं, पार्स इंट जेक्वेरी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम पार्सेंट के फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। पार्सेंट का फंक्शन करता क्या है, जो भी हमें वैल्यू यहाँ पर एज अ टेक्स्ट मिल रही है उसको इंटीजर के ऊपर कन्वर्ट कर देता है। अब इंटीजर के ऊपर हमें कन्वर्ट क्यों करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये जो भी काम किया था वो हम पार्सेंट के फंक्शन के अंदर रखेंगे। अब ये हमें स्टेप नंबर क्या कर रहा रिटर्न करोगे एज अ नंबर, ठीक है। अब हमें इस एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तो चेंज क्या करनी है, जो वैल्यू आ रही है उसमें क्या आप कर दो +1। तो जब 1 एट्रीब्यूट होगी, जब हम स्टेप 1 के ऊपर होंगे, जब हम नेक्स्ट के ऊपर स्टेप क्लिक करेंगे तो स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। जब हम थर्ड के ऊपर दोबारा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। उसको हम सेव करते हैं और इसको एक दफ़ा हम यहाँ पर आके चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको पेज रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए इसके ऊपर कॉन्स्टेंट डेट रखेंगे, ये डेटा स्टेप अभी 1 है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखिए ये 2 हो गया। अब जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूँगा ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। हमारे पास कितना स्टेप है, ये 3 स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे चेक कर लेते हैं, लेट स्टेप नंबर इफ 1, अगर स्टेप नंबर 1 के बराबर है तो ये सारा काम अब होगा, ठीक है। ये अभी मैं आपको सारे स्टेप का करके दिखाऊंगा अभी साथ साथ। इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं कोड को, ठीक है, और इस कोड को थोड़ा सा हम बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। जब स्टेप 1 होगा उसके ऊपर क्लिक होगा तो स्टेप 1 का रैपर हाइड हो जाएगा, स्टेप 2 का रैपर शो हो जाएगा और स्टेप 1 में से एक्टिव का क्लास जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। और अब हमें कहाँ पर ये एक्टिव का क्लास ऐड करना पड़ेगा, इस 2 के अंदर, ठीक है। तो इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर एक्टिव क्लास ऐड करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसकी क्लास को यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आया, कहाँ पर एक्टिव क्लास हमें ऐड करना है, इस क्लास के अंदर, इस वजह से हमने इस क्लास को रखा। जैसे ही रिमूव क्लास का एक फंक्शन है वैसे ही एक ऐड क्लास का भी फंक्शन है jQuery में, जो कि क्या करता है, क्लास को ऐड करता है। कौन सा क्लास ऐड करना है, हमें एक्टिव का क्लास ऐड करना है। किस कहाँ पर ऐड करना है, इस वाले क्लास के बाद हमें एक एक्टिव क्लास आप क्या कर दो, ऐड करके दे दो। अब इसको हम सेव करते हैं, ठीक है, और अपने ब्राउजर के पास जाते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें, तो ये फील्ड HTML भी हमारे पास आ गई और ये जो एक्टिव क्लास है ये भी चेंज हो गया, ठीक है। अब ये सेम काम हम दोबारा क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। अब हम काम क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप के लिए, ठीक है। इसको हमने किया कॉपी पेस्ट और इसको हम कोड को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं अपने लाइन के ऊपर। अब स्टेप नंबर 2 हो अगर, तो क्या करना है, स्टेप नंबर रैपर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इस काम का काम खत्म हो गया, ठीक है। नहीं, ये भी तो हाइड रहेगा उसमें, ये भी हाइड रखना है, रैपर 2 भी हाइड रखना है, शो क्या रखना है, थर्ड रैपर। तो यहाँ पर हम थर्ड रैपर की क्लास को शो कर देते हैं, ये देखें, इसको हम कर देते हैं शो और यहाँ पर हम क्लास लिख देते हैं थर्ड रैपर, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हम मेन्यू 1 में से रिमूव कर रहे हैं क्लास, वैसे ही मेन्यू 2 में से भी हम, अच्छा मेन्यू 1 में से तो वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका होगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ रिमूव क्लास को यहाँ पर एक रिमूव क्लास ऐड कर देते हैं और मेन्यू 3 वाले पे, ये देखिए, रिमूव क्लास किस में से करना है, 2 में से करना है, ऐड कहाँ पर करना है, थर्ड में से करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लास सिर्फ चेंज कर दिया, ठीक है। और थर्ड रैपर को यहाँ पर शो कर दिया। अब जैसे हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर के पास चलते हैं, ठीक है, और यहाँ से अभी मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को बंद कर रहा हूँ। देखिए अब जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर करूँगा तो हमारे पास स्टेप 2 आ जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट 2 जो है एक्टिव क्लास हो जाएगा। जैसे ही मैं दोबारा नेक्स्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमें थर्ड क्लास के, हमें थर्ड स्टेप का जो डेटा था वो मिल गया और यहाँ पर हमें
ये भी एक्टिव क्लास हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखें ये बहुत ज़्यादा ऊपर से जाके लग रहा है, तो इसके ऊपर हम मज़ीद जैसे थर्ड रैपर है, ठीक है, तो हम इसको मार्जिन पैडिंग से सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पैडिंग देना चाहूँ तो पैडिंग भी दे सकता हूँ। पैडिंग हमें सिर्फ टॉप और बॉटम से देना है, तो यहाँ से हम 20 पिक्सल और 0 कर देते हैं। तो देखें ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। तो ये चीज़ जो भी हमने ऐड किया है पैडिंग, ये जाके हम ऐड किस में करना है, थर्ड रैपर के अंदर करना है। तो इसकी क्लास हमने कहाँ रखी, इसकी CSS थर्ड रैपर डिस्प्ले ब्लॉक हमने इसके ऊपर लगाया हुआ भी है। चलें, अभी वो नहीं मिल क्लास को ढूंढना पड़े, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं थर्ड रैपर। इसके अंदर आप ये क्लास पैडिंग ऐड कर दो, ठीक है। थर्ड रैपर में ऐड करना है। अच्छा, स्टेप थर्ड रैपर के ऊपर ऐड करना है, तो इसको हम क्लास को यहाँ पर कर लेते हैं स्टेप थर्ड रैपर, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, सही है। अगेन हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर करेंगे तो एक्टिव फ्लैश के ऊपर ऐड हो गया और कंटेंट भी चेंज हो गया। दोबारा नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास कंटेंट थर्ड स्टेप का आके हमारे पास थर्ड क्लास में ये एक्टिव का क्लास भी ऐड हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इस तरीके के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।